जय हिंद सभी साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं आपका 1 सितंबर 2022 का सेकंड शिफ्ट का पेपर। ठीक है। और हम पूरा पेपर नहीं इसमें कराने वाले हैं। आपको इसमें हम साइंस के जो है तो 25 क्वेश्चन जो आपके होते हैं, ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी में, उसके सारे क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक सेशन को जरूर देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सी साग या फिर जड़ी बूटी केवल भारत में पाई जाती है और जिसका उपयोग रक्तचाप के लिए किया जाता है। ठीक है। तो रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर के लिए उपचार में कौन सी अपन जड़ी बूटी यूज करते हैं जो कि केवल भारत में पाई जाती है। तो ऐसी ही जड़ी बूटी आपकी सर्पगंधा। ठीक है। तो आप याद रखना कि जो सर्पगंधा होता है उसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, तो रक्तचाप, ठीक है, नहीं कि ब्लड प्रेशर अगर किसी व्यक्ति का कम ज्यादा होता है तो उसके उपचार में अपन यूज करते हैं। और जामुन का यूज कहाँ पे करते हैं, जब दोस्तों पेट संबंधी आपकी बीमारियां होती हैं। ठीक है, पेट संबंधी बीमारियां होती हैं तो उसमें इसका यूज करके अपन ठीक कर सकते हैं। ठीक है। और तुलसी का यूज अपन रेस्पिरेटरी डिजीज यानी कि जो स्वतंत्र से रिलेटेड डिजीज होती हैं, बीमारियां होती हैं, उसमें अपन लोग यूज करते हैं और इम्यूनिटी बूस्टर भी होता है। ठीक है। ठीक है, ये बात ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एसिटिक एसिड, ठीक है, जब एसिटिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाता है तो डैश और जल बनेगा। तो यहाँ पर आपको देखना है फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपका बोला गया है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका CH3COOH। ठीक है। और प्लस में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराना है। तो यहाँ पे क्या, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, आपको उपचारित करेंगे यानी कि इनको रिएक्शन कराएंगे। ठीक है। तो यहाँ से आपको बन जाएगा CH3 और COONA। ठीक है। और प्लस में आपका H2O बन जाएगा। तो इसका जो नाम पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि जल तो बन ही रहा होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे यही आएगा जिसका नाम है आपका सोडियम एसीटेट। ठीक है, क्या, सोडियम एसीटेट। ठीक है, ये आप याद रखना। तो ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। बाकी सोडियम बाइकार्बोनेट आपको पता ही होगा कि क्या होता है, ये होता है आपका NaHCO3। ठीक है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं कि बेकिंग सोडा। और लैक्टिक एसिड भी आप जानते हैं कि ये आपका दूध में पाया जाने वाला अम्ल है। ठीक है, जब दही मतलब दूध से जब दही बनता है तो इसी अम्ल का ही रोल होता है। जब दही बन जाता है ना तो लैक्टोज होती शर्करा, वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट तो ये आप जानते होंगे, इसका फार्मूला होता है आपका Na2CO3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद फल के रूप में यानी कि फ्रूट के रूप में विकसित हो जाता है। ठीक है। तो जो फ्लावर होता है ना फ्रेंड्स, ठीक है, फ्लावर में कई पार्ट होते हैं और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ठीक है, जो प्रजनन वाले भाग होते हैं उनको हम ड्रॉ कर देते हैं। जैसे आपका ये फूल के मिड में एक पार्ट होता है ऐसा, ठीक है, ऐसा एक पार्ट होता है ना। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे आपके निकले होते हैं। ठीक है। तो इनको, इनके बारे में अगर बात करते हैं अपन, तो ये चीज जो ये हैं, ये आपके क्या होते हैं, एंथर होते हैं। ठीक है, एंथर। और यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ना, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मिड मिड वाला। तो जिसमें से आपका जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, तो ये आपका होता है, ठीक है, ये होता है अंडाशय। ठीक है, अंडाशय। ठीक है, ये आप ध्यान देना। अंडाशय बोले तो ओवेरी, और इसी के अंतर्गत ये होते हैं छोटे छोटे ओव्यूल। ठीक है, नहीं कि बीजांड। तो जो ये फूल जब फ्रूट बनने लगता है तो जो अंडाशय पक के क्या बन जाता है, आपका फ्रूट। ठीक है। और जो इसके अंतर्गत बीजांड है वो बन जाते हैं बीज। ठीक है। तो यहाँ पे फल के बारे में पूछा गया है, तो फल तो क्या बन जाता है, अंडाशय। ठीक है। और जो बीजांड होता है, ये इससे आगे क्या बन जाता है, ये बीज बना देता है। ठीक है, बीज। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पंखुड़ियां वगैरह तो झड़ ही जाती हैं आपकी। नेक्स्ट देखते हैं। जब किसी तांबे के तार में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है यानी कि प्रवाहित होती है, तो इसके सिरों पर विभवांतर
5 वोल्ट है। तार का प्रतिरोध आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि R बराबर क्या होता है, रेजिस्टेंस बराबर V/I होता है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपको निकालना है और यहाँ पे वोल्ट यानी कि आपका जो विभवांतर दिया गया 5 वोल्ट और धारा दी गई है 0.5 बोले तो 1/2। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस आपका यहाँ से कितना आ जाएगा 10 ओम। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा। वैसे इसमें कुछ क्वेश्चन में खास था नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसका जो राइबोसोम होता है उसकी उप इकाइयाँ, यानी कि आपको बताना है कि जो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में होता है उसकी इकाइयाँ क्या होती हैं, उप इकाइयाँ। ठीक है, तो सेल सबसे पहले बात पता होगा कि आपकी 2 तरह की होती हैं। ठीक है, जो सेल होती हैं आपकी वो आपकी 2 तरह की होती हैं। ठीक है, एक तो आपकी होती है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, और एक होती है आपकी यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल जो है यहाँ पे उसमें जो राइबोसोम फ्रेंड्स पाया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन लोग। ठीक है, उसमें जो राइबोसोम होता है वो होता है 70S का। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो होता है 80S का। ठीक है, और जो यहाँ पे इनकी उप इकाइयाँ होती हैं, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है जो 70S होता है उसकी उप इकाइयाँ जो होती हैं आपकी वो 50S और यहाँ पे आपका 30S होती हैं। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक की 70 मतलब 80S है उसकी उप इकाइयाँ आपकी 60S और 40S होती हैं। ठीक है, ये आप ध्यान देना। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में बात की गई है तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। और जो आपका 60 और 40 दिया गया है ये आपका कि ये किसका है, यूकैरियोटिक सेल का। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बोमैन कैप्सूल। ठीक है, बोमैन संपुट, बोमैन कैप्सूल मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है। तो फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि जो आपका उत्सर्जन तंत्र में एक अंग पाया जाता है किडनी। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र का एक पार्ट होता मतलब एक अंग होता है किडनी वक्र, और इसकी जो कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है किडनी की वो होती है आपकी नेफ्रॉन। ठीक है, क्या होती है, नेफ्रॉन। ठीक है, और नेफ्रॉन की संरचना कुछ ऐसी आपकी होती है। ठीक है, ऐसी कुछ आपकी होती है, शायद आप लोगों ने कभी देखा होगा डायग्राम में। ठीक है, ऐसी कुछ होती है संरचना। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे हेनले लूप बनाती है और यहाँ पे जाके आगे आपका इस नली में आपका स्टोर हो जाता है जो भी वेस्टेज पार्ट होता है। ठीक है, ये आपका जो पार्ट है ना, ठीक है, जो ये वाला पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, ठीक है, तो यही आपका क्या है, बोमैन कैप्सूल है। ठीक है, तो ये आप ध्यान देना, तो ये आपका वक्र में पाया जाता है। क्लियर है, और वैसे बात करें पार्टिकुलरली तो नेफ्रॉन में। ठीक है, नेफ्रॉन किडनी में ही पाया जाता है, वक्र में ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और बाकी अगर बात करते हैं तो जो ये तो आपका बोमैन कैप्सूल हो गया। ठीक है, लेकिन जो इसके अंदर उगत होता है ये आपका ग्लोमेरुलस कहलाता है, और ये आपका इधर जो जस्ट बोमैन कैप्सूल के नीचे होता है इसको पीसीटी बोलते हैं। ठीक है, पीसीटी, और ये वाला पार्ट होता है इधर डीसीटी। ठीक है, डीसीटी, और इसको ये वाला पार्ट जो होता है ये यू शेप में, तो ये हेनले लूप होता है। ठीक है, ये होता है हेनले लूप। ठीक है, और ये कलेक्टिंग डक्ट होती है। ठीक है, यानी कि संग्राहकीय नलिका। ठीक है, ये आप ध्यान देना। एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध 1 ओम है। यदि समान पदार्थ से निर्मित किंतु लंबाई जो है 4L लंबाई और 5A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो पहले जो आपका प्रतिरोध कितना दिया है 1, और उसके बारे में बात करेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि R बराबर क्या होता है, प्रतिरोधकता और यानी कि रजिस्टिविटी मल्टीप्लाई लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ये तो पता होगा सभी को। तो पहले जो दिया गया सारा वो हम यहाँ पे रख देते हैं, प्रतिरोध 1 हो जाएगा, और प्रतिरोधकता तो अपन को यही सेम ही रखना है। ठीक है, रो ही रख देते हैं यहाँ पे, और लेंथ आपकी L दी गई है, क्रॉस सेक्शन एरिया A दिया है, तो इस तो समीकरण 1 दे देते हैं। और समान पदार्थ बोला गया ना, तो जो आपकी प्रतिरोधकता होगी
रजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी, समान ही होगी, रो ही रहेगी, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, समान पदार्थ बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आर डैश निकालना है और यहाँ पे आपका रो ही रहेगा, लेंथ कितनी कर दी गई है 4L और अपॉन में क्रॉस सेक्शन एरिया को 5A कर देना है, ठीक है। इसको जब आप थोड़ा सा और सही से लिखते हैं आर डैश को, तो ये आपका हो जाएगा 4/5 और रो L अपॉन A, ठीक है। इस समीकरण 2 दे देते हैं। अब जब समीकरण 2 में एक की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, ठीक है, इसकी जगह पे क्या रख देंगे, इसकी जगह पे 1 रख देते हैं, ठीक है, यानी कि आर डैश बराबर आपका 4/5 इंटू 1, यानी कि आपका 0.8 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, 0.8 ओम। क्लियर है ना, तो ये राइट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि वनों और वन्य जीव संरक्षण में सबसे कम हानिकारक है, यानी कि ऐसी कौन सी विधि है जिसका उपयोग करके हम वनों और वन्य जीव के संरक्षण में सबसे कम हानि पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका उद्योगों के लिए कच्चे माल के स्रोत के रूप में वनों का उपयोग। तो इससे तो दोस्तों वनों और वन्य जीवों संरक्षण का तो बहुत अधिक हानि होगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप उद्योगों में उसका ज़्यादातर यूज करने लगेंगे तो वो तो वन तो ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे, वन समाप्त तो वन्य जीव समाप्त, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन राइट नहीं होगा। दूसरा है कि वन क्षेत्रों में सड़कों और बांधों का निर्माण, ये भी आप देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो भी ऑप्शन नहीं होगा वो तो गलत ही होगा ना, ठीक है ना। और इसके बाद है वनों का वृक्षारोपण में वनों को वृक्षारोपण में बदलना, तो ये भी आपका रॉन्ग ही है, ठीक है, वनों को वृक्षारोपण प्लांटेशन में बदलना ये भी आपका गलत है। जो सही आपका आंसर होगा वो गैर काष्ठ वन उत्पाद का संग्रह राइट हो जाने वाला, ठीक है ना, इस ऑप्शन को आप ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम समूह में नीचे की ओर जाते हैं तो क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण की प्रवृत्ति क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्षारीय ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड होते हैं यानी कि जिनकी प्रकृति आपकी क्षारीय प्रकृति हो, ठीक है। क्षारीय ऑक्साइड सबसे पहले आपको पता होगा कि जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड होते हैं वही क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो क्षारीय ऑक्साइड के निर्माण की प्रवृत्ति क्या होती है, ठीक है। तो जब आप क्या जाते हैं समूह में, ठीक है, यानी कि ग्रुप में जब आप नीचे की तरफ जाते हैं तो पीरियोडिक टेबल जो होती है उसके ग्रुप ऐसे होते हैं ना, आपने देखे होंगे, ठीक है, ग्रुप ऐसे बने होते हैं, ठीक है, कॉलम। तो अगर इनमें आप नीचे की तरफ जा रहे हैं ना तो आपको बताना है कि जो क्षारीय ऑक्साइड के निर्माण की प्रवृत्ति घटेगी कि बढ़ेगी, कि या पहले बढ़ती है फिर घटती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपका मेटेलिक करेक्टर वो किस तरफ जाने से आपके बढ़ते हैं या घटते हैं, ठीक है। तो जो मेटेलिक करेक्टर होते हैं जो ग्रुप में आपने देखा होगा तो वो आपके नीचे की तरफ जाने पर बढ़ते हैं, ठीक है। अगर मेटेलिक करेक्टर बढ़ेंगे तो क्षारीय ऑक्साइड भी मेटल ही ज़्यादातर बनाते हैं ना, मेटल अगर ज़्यादा बढ़ेंगे तो क्षारीय ऑक्साइड के निर्माण की प्रवृत्ति भी नीचे जाते वक्त आपकी बढ़ेगी, ठीक है। और लेफ्ट टू राइट अगर आप जा रहे हैं तो मेटेलिक करेक्टर आपकी घटती है, ठीक है, घटती है, ठीक है, ये आप बात ध्यान देना। नेक्स्ट देखते हैं, जाइलम के कौन से तत्व, ठीक है, तो जाइलम के बारे में आप जानते होंगे, ये आपका क्या है, जटिल स्थायी ऊतक, ठीक है, जटिल स्थायी ऊतक प्लांट में पाया जाने वाला ऊतक है। और इसका काम क्या होता है कि जब भी आपको लीफ को भोजन बनाने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है तो वो जाइलम ही आपका रिक्वायरमेंट पूरी करता है, ठीक है, जल की। तो आप जल का जो परिवहन करता है जाइलम करता है, तो आगे बोला जा रहा है कि जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर भी पौधों में जल और खनिज के परिवहन के लिए उत्तरदायी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जाइलम के ऐसे कौन से जो तत्व हैं वो मृत कोशिकाओं से बने हैं लेकिन फिर भी वे पौधों में जल और खनिजों का परिवहन करते हैं, तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जाइलम के बारे में बता दें फ्रेंड्स कि जाइलम की जितने भी ऊतक से मिलकर बना होता है मैक्सिमम आपके ये डेड ही होते हैं, ठीक है, डेड ही होते हैं। लेकिन इसमें एक आपका जो होता है आई थिंक पैरेनकाइमा होता है, ठीक है, जाइलम पैरेनकाइमा, तो उस वही केवल आपका जीवित होता है, ठीक है, जो जीवित सेल होती है, ठीक है, वही केवल जीवित आपका पार्ट होता है यानी कि जाइलम में, ठीक है।
जो पैरेनकाइमा होता है, जाइलम पैरेनकाइमा, बाकी सभी जो है डेड होती हैं। तो आपका जो देखो आपका यहाँ पे अगर कोई ऐसा ऑप्शन हो तो देखो, जैसे जाइलम पैरेनकाइमा है तो ये तो जीवित होता है, आपको डेड बताना तो देखो ये काट ही दीजिए आप, ठीक है। और ट्रैकिड्स ये आपकी डेथ होती हैं, डेड होती हैं, मतलब मरी हुई सेल होती हैं इसमें। और वेसल्स में भी, ठीक है, वेसल्स में भी मरी हुई। और जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम पैरेनकाइमा हटा ही दीजिए आप, ठीक है। और जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर आपका ये भी आपका ये भी जाइलम फाइबर होता है, ये आपका क्या होता है, ये भी डेड होता है, ठीक है, ये भी डेड होता है। लेकिन ये क्या करता है, जाइलम तंतु ये जो है वो आपका जाइलम फाइबर जल और खनिजों का परिवहन नहीं करता, ये आपको क्या करता है, ओनली सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या करता है, सपोर्ट के लिए होता है ओनली, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बाकी आपका जो ट्रैकिड्स यानी कि वाहिनिका और वेसल्स, ये आपके जाइलम के पार्ट होते हैं जो कि डेड कोशिकाओं से बने होते हैं, ठीक है। तो इसलिए पहला ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के दौरान किसी कुंडली में प्रेरित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स डैश के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि जब भी किसी बंद चुंबकीय फ्लक्स में अपन वहाँ पे फ्लक्स में कोई चेंजेस करते हैं तो वहाँ पे आप एक का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे ही इस मतलब इस घटना को ही आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि विभवांतर ई बराबर यहाँ पे हो जाता है आपका माइनस डेल फाई, यानी कि आपका चुंबकीय फ्लक्स में चेंजेस होता है, ठीक है, उसके रेट को ही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो यही आपका, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि किसके अनुक्रमानुपाती होता है ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आप चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन की दर के, ठीक है। तो चुंबकीय प्रवाह अभिवाह है यानी कि चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बात कर रहा है, उसके परिवर्तन की दर के ही बराबर होता है। परिवर्तन यानी कि जो डेल लगा है ना, इसका मतलब चेंजेस ही होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन केवल परिवर्तन के नहीं होता, ठीक है, परिवर्तन की दर के होता है, ठीक है, समानुपाती, ठीक है। तो समानुपाती यानी कि अनुक्रमानुपाती, तो आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। जल की कठोरता डैश का उपयोग करके दूर की जाती है, ठीक है। तो जल की कठोरता दोस्तों दो तरह की होती है, एक तो आपकी अस्थायी कठोरता और एक स्थायी कठोरता। तो अस्थायी कठोरता तो वो तो आप वाटर को सिंपली गर्म करके भी आप वो अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं, लेकिन जो स्थायी कठोरता होती है वो आप दूर कर सकते हैं धावन सोडे से, ठीक है, यानी कि वाशिंग सोडा, ठीक है, जिसका फार्मूला होता है सोडियम सोडियम कार्बोनेट और उसमें 10 जल के अणु भी होते हैं, ठीक है। तो ये आप बात ध्यान देना। और ये आपका पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस साधारण नमक आप जानती होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न अभिलाक्षणिक को सम्मिलित कीजिए, ठीक है ना, कि आधुनिक आवर्त सारणी से संबंधित यहाँ पे सही जोड़ी दी गई है, आपको इसको फिल करना है। तो यहाँ पे पहला है ऑप्शन, सारणी में ब्लॉकों की संख्या, ठीक है। तो सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं आपको पता होना चाहिए। आवर्तों की कुल संख्या, आवर्तों की कुल संख्या तो आप पता है कि कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। और के कोष में तत्वों की संख्या, तो जो के कोष में तत्वों की संख्या ये कितनी होती है ये नहीं पता आपको। और उसके बाद है आपका एम कोष में तत्वों की संख्या, ठीक है। उसके बाद आपको देखो के कोष में तत्वों की संख्या पूछा गया, ठीक है। तो के कोष में तत्वों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 2n² से आप किसी भी कोष के अधिकतम, किसी कोष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। तो के तो पहला ही कोष होता है, ठीक है, क्योंकि के एल एम एन इस तरह से कोष होते हैं ना, तो के तो पहला ही होता है ना, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो इसका जो है तो 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा। और एम में एम दूसरा होता है, ठीक, सॉरी एम होता है आपका तीसरा, तो यहाँ पे और है क्या, हाँ, तो एम में आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। और एल में बात करें तो एल में आपके 8 हो जाएंगे, ठीक।
और बाकी आपके जो ब्लॉक होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक आपको पता ही होगा, ठीक है। तो आपका पहले का आपका ए और दूसरे का डी, ए डी और बी, ए डी बी, ठीक है। ए डी बी वाला आंसर होगा। ए डी बी इसमें नहीं है और ए डी बी इसमें भी नहीं है, ए डी बी इसमें नहीं है, ए डी बी इसमें है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तत्व कार्बन के समान श्रृंखलन गुण रखता है? तो श्रृंखलन गुण का मतलब क्या होता है कि कार्बन, ठीक है, कार्बन के एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है उसका। इसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कार्बन में जो अन्य परमाणुओं के साथ, अन्य तत्वों के साथ मिलकर बहुत लंबी श्रृंखला बना लेता है आसानी से, ठीक है। तो यही आपका श्रृंखलन के गुण कहलाता है। और यही सेम गुण कौन रखता है? तो सेम गुण कौन रखेगा? जो आपका सेम ग्रुप में होगा, ठीक है, क्योंकि सेम ग्रुप वाले तत्वों का ही जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो कार्बन के जो आपको पता होगा कि कार्बन के एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और उसके बाद 2 और 4, ठीक है। तो के कोष में आपके 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और एल में 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो सिलिकॉन ऑप्शन होता है, ठीक है, तो कार्बन के नीचे ही जस्ट एक ग्रुप में मतलब रखा जाता है समूह में, ठीक है, कार्बन सिलिकॉन। तो यहाँ पे सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका 14 होता है। 14 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 और 6 और 4, यानी कि लास्ट कोष में इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन थे कार्बन में भी, और इसके लास्ट कोष में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। तो सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं, तो समान श्रृंखलन गुण आपका सिलिकॉन में भी पाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो प्रतिरोध यहाँ पे ए बी सोम का है, बी 30 ओम समांतर क्रम में संयोजित हैं। तो इस संयोजन को 3 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया। तो बैटरी से प्रवाहित होने वाली धारा आपको बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रतिरोध हैं 20 ओम और 30 ओम के, उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो समांतर क्रम में अगर जोड़ा जाता है तो सबसे पहले हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो उसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, 1/R, 1 + 1/R2 प्लस इसी तरह एन तक ले जाते हैं। तो यहाँ पे आपका 20 ओम है और 30 ओम है, ठीक है। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 5, यानी कि आपका आर नेट जो आ जाएगा वो आपका 12 ओम आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे आपको धारा निकालना है, ठीक है, बैटरी में प्रवाहित होने वाली धारा। तो आई बराबर आपको क्या हो जाएगा, V/R। तो वोल्ट आपका 3 वोल्ट दिया गया है और रेजिस्टेंस आपका नेट निकला है 12। तो इसको ऐसे काटेंगे तो यानी कि आपका जो आई आ जाएगा वो 0.5 एम्पियर आपका आ जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो है कथन, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य नीले रंग के तरंग दैर्ध्य से लगभग कितने गुना ज़्यादा होता है? 1.8 गुना अधिक होता है। तो ये फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। एनसीईआरटी में इसका दिया भी गया है, ठीक है। तो आप कुछ ऐसा ना समझिएगा कि एनसीईआरटी में डाटा नहीं है। एनसीईआरटी में डेटा दिया गया है 10th क्लास में। और प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य में सभी लोग पहले तो ये पता होना चाहिए कि लाल जो कलर होता है, लाल रंग होता है, उसकी सबसे अधिक वेवलेंथ होती है, ठीक है, 7 कलरों में से। तो इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो आपका नीले रंग का जो, ठीक है, ब्लू कलर है, उससे 1.8 गुना अधिक होती है वेवलेंथ, ठीक है। तो दूसरा है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो सूक्ष्म कण लाल प्रकाश की तुलना में नीले प्रकाश को अधिक तीव्रता से प्रकीर्णित करते हैं, ठीक है। तो इसलिए तो आपका जो आकाश दिखता है वो कैसा दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है ना। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि जो रेड कलर की वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, और वेव जो अगर कंपेयर करें रेड से तो ब्लू की क्या होती है, कम होती है वेवलेंथ, ठीक है। तो ब्लू जो, जैसे मान लेते हैं ये कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये धूल के कण हैं, जब इनसे लाइट होके जाएगी तो ज़्यादा वेवलेंथ होगी। अगर जैसे रेड लाइट है उसकी ज़्यादा वेवलेंथ होगी, आसानी से पार कर जाएगी। यहीं से अगर ब्लू लाइट जाएगी, ठीक है, उसकी वेवलेंथ कम है, तो इनसे कणों से टकरा के स्कैटरिंग हो जाएगा उसका, ठीक है, प्रकीर्णन हो जाएगा। इसलिए ब्लू लाइट का मतलब कि प्रकीर्णन हो जाता है,
क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही बोला जा रहा है कि उपरोक्त में से कौन से कथन हमें स्वच्छ आकाश के नीले रंग को समझने में मदद करते हैं। तो दोनों ही दोस्तों यूज है ना, क्योंकि वेवलेंथ यहाँ से पता चल रही है कि कौन किसकी ज़्यादा किसकी कम, तो ब्लू की कम है यहाँ पे, आपको देख सकते हैं। और यहाँ से पता चल रहा है कि आपका प्रकीर्णन के बारे में। ठीक है, तो दोनों ही राइट हैं। रक्तचाप मापने के लिए किसका यूज करते हैं? ठीक है, कौन से यंत्र का यूज करते हैं? तो आपको पता होगा कि स्फेग्नोमैनोमीटर। ठीक है, स्फेग्नोमैनोमीटर का यूज ही हम किसके लिए करते हैं? ये यूज करते हैं हम ब्लड प्रेशर जांचने के लिए, कितना किसी का ब्लड प्रेशर है। ठीक है, रक्तचाप है। नेक्स्ट, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का आपको चयन करना है। पहला है लिटमस विलयन एक बैगनी रंजक यानी कि पर्पल डे है, और जो थैलोफाइटा वर्ग से संबंधित पादप लाइकेन से निकलता है। ठीक है, यानी कि इसी से निकाला जाता है लिटमस विलयन। लिटमस सोल्यूशन होता है वो किससे निकाला जाता है? एक थैलोफाइटा वर्ग के प्लांट से निकाला जाता है। ठीक है, जिसे लाइकेन बोला जाता है। और जो इसका लिटमस विलयन सोल्यूशन बनाते हैं वो आपका कैसा होता है? पर्पल रंग का यानी कि बैगनी रंग का होता है। बिल्कुल करेक्ट है ये, इसके बारे में जो बोला गया है। ठीक है, और जो दूसरा कथन है, बोला जा रहा है कि लाल पत्ता गोभी, ठीक है, जो लाल गोभी के पत्ते, हल्दी, कुछ रंगों की रंगीन पंखुड़ियाँ जैसे कई प्राकृतिक सामग्रियाँ हैं जो किसी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति का संकेत देती हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी ये भी करेक्ट है। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें दी गई हैं इनका यूज करके हम अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को यहाँ पे पता कर सकते हैं कि कौन अम्ल है पदार्थ, कौन क्षार है। ठीक है, लाल पत्ता गोभी हो गई, हल्दी हो गई, ये कुछ फूल की पंखुड़ियाँ होती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो दोनों आपके करेक्ट हैं 100%। ठीक है, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। ठीक है, तो कोई अवतल दर्पण है और उसमें किसी वस्तु को रखा जा रहा है, किसकी कितनी दूरी पर? दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि या जो दर्पण से वस्तु की दूरी लेते हैं अपन u, वो माइनस के लेते हैं हमेशा। ठीक है, तो वो दी गई है 10 सेंटीमीटर। आगे बोला जा रहा है कि यदि उसका प्रतिबिंब उसी ओर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, उसी ओर यानी कि जहाँ पे वस्तु रखी है, तो वो भी नेगेटिव होगी, क्योंकि अगर आप मिरर से लेफ्ट साइड दूरियां लेते हैं तो वो आपकी हमेशा नेगेटिव होती हैं चिन्ह प्रपाटी के अनुसार, तो ये भी 15 सेंटीमीटर ही लेंगे। तो दर्पण की फोकस दूरी आपको बताना है, तो फोकस दूरी मिरर की निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है 1/b + 1/u। ठीक है, तो यहाँ से अपन मान रख देते हैं जितने भी हैं, तो 1/15 - 1/10। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से -2 आ जाएगा, यहाँ से -3, यानी कि आपका आंसर -6 आंसर हो जाने वाला। ठीक है, क्योंकि 1/f बराबर आपका यहाँ से कितना हो जाएगा? -1/6। ठीक है, तो f की वैल्यू 6 आ जाने वाली है, माइनस की वो भी। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है जो मानव निर्मित है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है जो मानव निर्मित है। तो आपका जो फसली खेत होता है वह आपका क्या होता है कि मानव निर्मित होता है। ठीक है, फसली, क्योंकि फसल होती है और ये आपका कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ पे डेवलप हो जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि फसल जब खड़ी होती है उससे बहुत सारे जीव जंतु, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, बहुत सारा वहाँ पे इकोलॉजी सिस्टम बन जाता है। ठीक है, और आपका एक और इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया गया है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम बोले तो जैसे वो एक बॉक्स टाइप में रखते नहीं है ना। ठीक है, अमीर लोग ज़्यादातर रखते हैं, उसमें फिश वगैरह डाली रहती हैं। ठीक है, और जीव रहते हैं। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन प्रवाहित होती रहती है, तो वहाँ पे एक तरह से वो भी आपका मैन मेड इकोसिस्टम होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम बोलते हैं उसको इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसी कार्बनिक यौगिक में डैश एक प्रक्रियात्मक समूह क्या निर्धारण करता है? ठीक है, तो जो आपका प्रकार्यात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप होता है, इंग्लिश में अगर फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो किसी कार्बनिक यौगिक में उसमें अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाता है तो वो क्या निर्धारित करता है?
उसके रासायनिक गुण निर्धारित करता है। ठीक है, ये बात ध्यान देना। जैसे आपका कोई भी कार्बनिक यौगिक है, जैसे आपको ले लेते हैं एल्केन ही ले लेते हैं, CnH2n+2 इसका फार्मूला होता है। जैसे इसका पहला ही आपका ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, CH4 यानी कि मीथेन। ठीक है, और इसमें अगर दोस्तों अपन फंक्शनल ग्रुप, ही तो अभी मीथेन है सिंपली, अगर फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं, एल्कोहल ही जोड़ देते हैं OH। ठीक है, तो इसमें अगर जोड़ते हैं तो CH3OH। ठीक है, एक हाइड्रोजन हटके आपका OH लग जाएगा, तो ये आपका चीज़ बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि पूरे तरह से एल्कोहल ही बन गए। ठीक है, तो इसलिए इसके पूरे ही गुण चेंज हो जाएंगे, रासायनिक गुण चेंज हो जाएंगे। इथेनोइक एसिड मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है COOH। ठीक है, क्रियात्मक जो फंक्शनल ग्रुप होता है, और कीटोन का होता है CO। ठीक है, और एल्डिहाइड का CHO होता है। तो ये सारी चीज़ याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो वायुमंडल यानी कि कोई भी एनवायरनमेंट, मतलब कि आपका वायुमंडल नहीं है। ठीक है, वायुमंडल यानी कि कोई भी गैसें वगैरह नहीं है वहाँ पे, केवल निर्वात है, वैक्यूम है। ठीक है, वैक्यूम है। ठीक है, वैक्यूम, तो वैक्यूम है अगर, तो वहाँ पे कोई भी गैसें वगैरह नहीं उपस्थित होंगी, तो आपका जो आकाश का रंग दिखाई देता है तो वो आपका काला ही दिखाई देता है। ठीक है, अब अपन पृथ्वी में क्या होता है, वायुमंडल होता है, जिसकी वजह से आकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन अगर कोई वायुमंडल नहीं होगा तो आकाश का रंग काला दिखाई देता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में होते हैं तो वो उनको कैसा दिखाई देता है, तो काला ही कलर दिखता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी, ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है? ठीक है, तो अवतल दर्पण के बारे में फ्रेंड्स बात करते हैं। तो अवतल दर्पण सबसे पहले कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं अपन लोग। ठीक है, तो ये रहा कॉनकेव मिरर, और ये उसका हो गया मुख्य अक्ष, पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर C हो गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बोला जा रहा है अवतल दर्पण के बारे में कि कब वह दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करेगा, तो जो कॉनकेव मिरर होता है, अगर वस्तु दोस्तों फोकस, ठीक है, फोकस या फोकस के लेफ्ट साइड कहीं भी वस्तु रखी है तो यह हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब ही बनाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के मध्य रखा गया हो, तो फोकस और ध्रुव के मध्य अगर यहाँ पे कहीं पे रख दिया जाए ना वस्तु को, ये तो वो हो जाएगा इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक, यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो ये तो आपका पहला ऑप्शन राइट नहीं होने वाला। मैंने बताया ना कि यदि वस्तु को आप अवतल दर्पण में फोकस या फिर फोकस के लेफ्ट साइड रखते हैं कहीं भी, तो आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो ये तो आपका गलत हो गया। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो अनंत पर होगी, यानी कि लेफ्ट साइड ही होगी फोकस से, तो ये भी आपका वास्तविक ही बनेगा। उसके बाद आपका जब वस्तु फोकस पर हो तो तब भी आपका वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट, यौना आरंभ के दौरान, यानी कि जब आपका यौन आरंभ होने लगता है उसके दौरान आवाज़ बदलती है, ऐसा क्यों होता है? तो जो आपका लैरिंक्स होता है उसमें जो वोकल तंत्र होता है उसमें क्या होता है, विकास होने लगता है, वो भी डेवलप होने लगता है आगे। ठीक है, स्वर तंत्र, आपने देखो कि कई जैसे लड़के होते हैं ना, उनकी आवाज़ बचपन में बहुत सुरीली होती है, मधुर होती है, पतली होती है, लेकिन जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है तो उनकी जो आवाज़ होती है वो थोड़ी फट जाती है। ठीक है, मोटी हो जाती है, तो वो ऐसा स्वर तंत्र के में विकास के कारण होता है। ठीक है, किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया। ठीक है, जब चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच कोण डैश होगा, तब यहाँ पे चालक को अधिकतम बल का अनुभव होगा। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अगर कोई धारावाही चालक आप लेते हैं, ठीक है, धारावाही चालक, तो उसमें जो आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो फोर्स जो अधिकतम बल लगता है, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला होता है फोर्स बराबर, वो होता है I/B/L। ठीक है, और साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा यानी कि जो साइन थीटा है ना, ये थीटा कोण किसके किसके बीच में है, आपको धारा, प्रवाहित धारा और चुंबकीय क्षेत्र यानी कि I और B के बीच में है, और जो लेंथ है ना, ये तो आपकी धारावाही चालक की लंबाई है। ठीक है, धारावाही चालक की लंबाई है, तो I और L के बीच में
थीटा एंगल है, ठीक है, धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में, ठीक है, आई और बी के बीच में। तो आपको कितना, अगर मैक्सिमम फोर्स प्रोवाइड करना है, फोर्स पाना है आपको, तो आपको यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू क्या रखनी चाहिए, 90 डिग्री, क्योंकि थीटा के अगर वैल्यू 90 है तभी आपका साइन मैक्सिमम होगा, साइन मैक्सिमम होगा तो आपका फोर्स भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना। तो पहला है, भोजन को वायुरोधी कंटेनरों में रखने का कारण है कि ऑक्सीकरण को धीमा करना, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। अगर भोजन जो है उसको ऐसे कंटेनरों में रखा जाता है जहाँ पे वायु पहुँच ना पाए, क्योंकि उससे क्या होता है, जो फैट होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीकरण उसका हो जाता है, जिसकी वजह से आपका भोजन आसानी से खराब हो जाता है। तो पहला तो राइट है आपका। उसके बाद है कि चिप्स विनिर्माता सामान्यतः चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए चिप्स के बैग को ऑक्सीजन जैसी गैसें के साथ फ्लश करते हैं, ठीक है। तो यानी कि वो बोल रहा है कि जो चिप्स वगैरह पैकेट होती है उसमें ऑक्सीकरण से बचाने के लिए ऑक्सीजन ही भर देते हैं, तो गलत हो गया ना, ऑक्सीकरण से बचाना है और ऑक्सीजन ही भर रहे हो, तो सरासर गलत है। इसलिए पहला और सही है लेकिन दूसरा आपका गलत है, ठीक है। तो आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों, कैसा लगा सेशन आपको, उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। तो अगर सेशन में आप पहली बार जुड़े हों चैनल में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।